हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। और ये इसकी 16 क्लास है। 15 क्लासेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर मिक्स्ड जीके क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहाँ से उन क्लासेस को भी देख सकते हैं जिसमें हम जीके के इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को कवर करते हैं, साथ ही साथ टॉप 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को, जो कि रिलेटेड है हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री से पहला हमारा क्वेश्चन है, और ये सभी जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अशोक राजाज्ञा के अनुसार राजा बनने के कितने वर्षों बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं और ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा गया कि कलिंग युद्ध कब लड़ा गया और कलिंग युद्ध किसके बीच हुआ, ये कुछ भी नहीं पूछा गया। यहाँ पर पूछा गया कि अशोक के राजा बनने के बाद कितने वर्षों बाद कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा, यानी जो ईयर हैं उनके शासन के, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो ये इसीलिए ये क्वेश्चन काफ़ी टफ यहाँ पर हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 8, यानी अपने शासन के 8 साल के बाद जो अशोक थे उन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था। और बात करें अगर हम कलिंग युद्ध की, तो कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था, तो 261 ईसा पूर्व ये युद्ध हुआ था, यानी कलिंग का युद्ध हुआ था। और इसका उल्लेख हमको कहाँ देखने को मिलता है, तो अशोक के कई सारे शिलालेख मिले और इसी में जो 13वां शिलालेख था उसमें हमको कलिंग युद्ध का प्रमाण मिलता है, यानी कलिंग युद्ध के होने की जो घटना है वो यहाँ पर इस शिलालेख में लिखी गई है, 13वें शिलालेख में। और ये एक ऐसा युद्ध था जिसने अशोक के जीवन को बदल दिया। और इसी युद्ध के बाद से ही अशोक ने यहाँ पर बौद्ध धर्म को अपना लिया था, क्योंकि इस युद्ध में काफ़ी जान माल की यहाँ पर हानि हुई थी और अशोक का हृदय भी बाद में द्रवित हो गया था इस युद्ध में मारे गए लोगों को देखकर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये युद्ध था अशोक के लिए। तो अपने शासन के 8 साल बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर केमिस्ट्री से रिलेटेड, और इसमें बताना है निम्न में से किस तरल पदार्थ का पीएच मान सबसे अधिक होता है। तो देखिए, पीएच मान के बारे में हम 12 स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हैं। तो पीएच मान क्या होता है, तो देखिए एक पीएच स्केल होती है जिसमें जिन तत्वों का पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होते हैं, जिनका 7 से ज़्यादा होता है वो यहाँ पर क्षारीय होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है किस तरल पदार्थ का पीएच मान सबसे अधिक होगा, यानी यहाँ पर आपको बताना है कौन सा इन 4 ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा क्षारीय है, उसी का पीएच मान सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सही आंसर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो देखिए, संतरे का रस एक अम्ल होता है तो इसीलिए इसका पीएच कम होगा। जो मानव रक्त है उसका पीएच भी कम होगा, और नींबू का रस ये भी अम्लीय होगा तो इसका भी जो पीएच मान है कम होगा। और सबसे ज़्यादा पीएच मान मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होगा, जिसका फार्मूला होता है MgOH2। तो देखिए, OH यानी पहले ही हाइड्रोक्साइड है, यानी ये एक क्षार है और इसीलिए इसका पीएच मान सबसे ज़्यादा होता है। और दूध जैसा ये पदार्थ होता है, इसीलिए इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो संतरे का रस होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। और साथ ही साथ बात करें अगर हम नींबू के रस की, तो जो नींबू का रस होता है ये यहाँ पर इसका जो पीएच होता है 2-3 के आसपास होता है, क्योंकि ये होता है अम्लीय। और मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार हमारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो मानव रक्त का जो पीएच है ये यहाँ पर बदलता रहता है, क्योंकि हमारे शरीर में कई सारे जो सब्सटेंस हैं वो यहाँ पर परिवर्तित होते हैं, इसीलिए पीएच भी परिवर्तित होता है। बट ऐसा माना जाता है कि लगभग 7.35 से 7.45 तक मानव रक्त का जो पीएच मान है वो यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पीएच स्केल की। तो ये आप फिगर में देख सकते हैं, ये है हमारी पीएच स्केल। और 1 से 14 नंबर तक यहाँ पर इस स्केल में जो पीएच मान है उन्हें डिनोट किया जाता है। और जिसका पीएच मान 7 होता है वो होता है न्यूट्रल। और ये आप ऊपर देख भी सकते हैं, यानी जो प्योर वाटर होता है उसका पीएच मान होता है 7, क्योंकि वो होता है एकदम न्यूट्रल। और जो भी हमारे एसिड्स होते हैं, अम्ल होते हैं, 1 से लगाकर 6 नंबर तक जो पीएच मान होता है वो अम्लों का होता है। और 8 से 14 नंबर तक जो पीएच मान होता है वो हमारा बेस का होता है। ऊपर आप देख भी सकते हैं, जो मिल्क है, ब्लैक कॉफ़ी, टोमेटो जूस, एप्पल जूस, लेमन जूस, गैस्ट्रिक एसिड, ये सभी अम्लीय होते हैं। और एग, बेकिंग सोडा, हैंड सोप, अमोनिया सॉल्यूशन, ब्लीच, ये सभी क्या होते हैं हमारे, ये सभी बेस होते हैं, यानी कि क्षार होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा क्षेत्र में एक छोटे धातु प्लेट या सुई के समान एक ऐसी डिवाइस जो उपचार या सर्जरी के लिए एक उपकरण से रोगी तक विद्युत शक्ति पहुंचती है, यानी पहुंचाता है,
ऐसे जो हमारी धातु प्लेट है या जो सुई के समान जो डिवाइस है उसे हम क्या कहते हैं, जिसका यूज मेडिकल फील्ड में किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रोड। तो देखिए इलेक्ट्रोड के द्वारा ही कई सारी जो सर्जरी हैं उनको यहाँ पर किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं ईसीजी जो है ये भी इलेक्ट्रोड के माध्यम से ही किया जाता है, इसमें भी यूज किया जाता है इलेक्ट्रोड का ही। और आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं इन सारी चीज़ों में जो यूज होता है वो इलेक्ट्रोड का यूज अलग अलग पैमाने पर हमको देखने को मिलता है। वो चाहे ईएमजी हो या ईसीजी एक्टिविटी हो या अदर बहुत सारी जो एक्टिविटी हैं सभी इलेक्ट्रोड के माध्यम से ही की जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, यानी हम यहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड वाह्य वातावरण के साथ जीवों के स्व-विनिमयन और साम्य स्थिति बनाए रखने की जो प्रवृत्ति है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है समस्थापन। तो समस्थापन कहा जाता है जिससे कि जो वाह्य वातावरण के साथ जो जीव होते हैं वह स्व-विनियमन या साम्य की स्थिति बनाए रखते हैं, बैलेंसिंग की जो स्थिति बनाए रखते हैं उस प्रवृत्ति को ही कहा जाता है क्या, समस्थापन कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है जो कि रिलेटेड है जियोग्राफी से। खाली स्थान सीमाओं का निर्माण तब होता है जब प्लेटें आपस में टकराती हैं और एक दूसरे को नीचे ढकेल देती हैं। तो देखिए दो प्रकार से जो प्लेटें हैं, पृथ्वी की जो प्लेटें हैं वो यहाँ पर टकराती हैं और दो इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी एक में तो इस प्रकार से ऊपर को उठ जाती हैं दो प्लेटें टकराने के बाद, और एक में दो प्लेटें टकराने के बाद एक प्लेट को नीचे ढकेल देती हैं। और इसी की बात की जा रही है, यानी इस वाले एक्शन की बात की जा रही है। दो प्रकार के एक्शन होते हैं जिसमें जो प्लेटें हैं वो टकराती हैं, तो एक में तो टकराकर ऊपर उठ जाती हैं और एक में जो एक प्लेट है वो दूसरे को नीचे ढकेल देती है। और इस घटना को क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं, यानी अभिसारी सीमाओं का ही निर्माण होता है जब प्लेटें टकराती हैं और एक दूसरे को नीचे ढकेल देती हैं। हम फिगर के माध्यम से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर अर्थ की क्रिस्ट है और दो प्लेटें यहाँ पर टकरा रही हैं, तो एक प्लेट यहाँ पर नीचे चली जाती है इस प्रकार से, और ये जो दूसरी प्लेट है वो उसे नीचे ढकेल देती है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री, यानी महासागर प्लेट नीचे जाती है, क्रिस्ट का विनाश होता है और मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। जियोग्राफी में इसे डिटेल में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी से रिलेटेड, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है, विशेषकर तने में कोशिका दीर्घ को उत्तेजित कर। तो ये जो चारों हार्मोन्स दिए हुए हैं ये सभी पादप हार्मोन हैं और सभी का अलग अलग फंक्शन होता है पौधों के अंदर। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है, तो इसका सही आंसर है ऑक्सिन। तो जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वही पादप हार्मोन, ऐसा पादप हार्मोन है जो कि तने में कोशिका दीर्घ को उत्तेजित करके वहाँ पर वृद्धि को नियंत्रित करता है। उसके अलावा बात की जाए जिब्रेलिन, जिब्रेलिन भी एक पादप हार्मोन है जो किसके लिए जिम्मेदार होता है, यानी इसके द्वारा तने में वृद्धि और पत्तियों में वृद्धि का जो फंक्शन है पौधों में वो जिब्रेलिन हार्मोन के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। जिस प्रकार से ह्यूमन बॉडी में हार्मोन पाए जाते हैं उसी प्रकार से पौधों में भी हार्मोन पाए जाते हैं। और एथिलीन ये फलों को पकाने के लिए यूज किया जाता है, तो एथिलीन का यूज होता है फलों को पकाने के लिए। फिर एक हार्मोन है साइटोकाइनिन, और साइटोकाइनिन यहाँ पर पौधों में प्रमोट करता है किसे, सेल डिवीजन को, यानी कोशिका विभाजन को प्रमोट करता है साइटोकाइनिन हार्मोन। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने 1191 में ताबर हिंद पर आक्रमण किया। तो यहाँ पर थोड़ा सा अधूरा क्वेश्चन हो गया है। मोहम्मद गौरी ने 1191 में ताबर हिंद पर आक्रमण किया, तो यहाँ पर बेसिकली ये बात कही जा रही है कि 1191 में मोहम्मद गौरी और किसके बीच में युद्ध हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए मोहम्मद गौरी का जो मुकाबला हुआ था जिसे इतिहास में तराइन के युद्ध से जाना जाता है, तो वहाँ पर हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान से। तो 2 बैटल लड़े गए थे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 और 1192 में। तो 1191 में तो गौरी की हार हुई थी, मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी, और 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट बैटल हैं भारतीय इतिहास में, यानी मध्यकालीन भारत की अगर हम बात करें तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि मोहम्मद गौरी ने 1191 में ताबर हिंद पर आक्रमण किया था किस शासक के विरुद्ध। तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान सही आंसर होगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, इस नाम से इतिहास में जाना जाता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है
8 नंबर क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। पंचा राज्य में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक सारोग है। सारोग का मतलब होता है यहाँ पर एक ऐसा वस्त्र है जिसे पंचा के नाम से जाना जाता है। देखिए अलग अलग जो विविधताएं हैं हमारे देश में देखने को मिलती हैं और अलग अलग पहनावा भी है। अलग अलग स्टेट की अगर हम बात करें, साउथ में जो पहनावा है वो अलग प्रकार का आपको देखने को मिलेगा और नॉर्थ में अलग प्रकार का और नॉर्थ ईस्ट में अलग प्रकार का जो पहनावा है देखने को मिलेगा। तो ये एक प्रकार का पारंपरिक वस्त्र है पंचा के नाम से जिसे जाना जाता है और ये बेसिकली कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो कर्नाटक राज्य यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है इसका मुख्यालय स्थित है मलेशिया में और कई सारी जो बैडमिंटन की जो कई सारे टूर्नामेंट्स हैं वो भी किए जाते हैं मलेशिया में। तो ये जो मुख्यालय है मलेशिया में ही स्थित है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, पॉलिटी से रिलेटेड भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो ये जो आर्टिकल है तो आर्टिकल 198 यानी आर्टिकल 198 के अंतर्गत संविधान में ये बात बताई गई है कि जो धन विधेयक है उसे विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। जो धन विधेयक है उसे सिर्फ और सिर्फ, अगर राज्य की हम बात करें तो विधानसभा में, और अगर हम केंद्र की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ धन विधेयक को लोकसभा में ही लाया जा सकता है, ना कि राज्यसभा में और ना ही विधान परिषद में। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। ये हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन थे जो कि अलग अलग सेगमेंट से रिलेटेड थे, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ अदर जो हमारे सेगमेंट्स हैं उन सभी से रिलेटेड थे। और ये काफ़ी यूजफुल क्वेश्चन है जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए, ये सीरीज हमारी आप फॉलो करते रहिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।